नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में और लेकर आया हूँ एक डिफरेंट वीडियो जो कि पेपर 1 की है। ये 2023 का पेपर है और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो चलते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोविजन ऑफ पेरेंट्स ऑफ गिविंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू देयर चिल्ड्रन हैविंग एज 6 to 14 years. The above section is added in which set of a Schedule 86 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग कौन से सेक्शन में, शेड्यूल 86 के कौन से सेक्शन में ये फंडामेंटल राइट्स है कि एक पेरेंट्स को अपने बच्चे को 6 to 14 ईयर्स के बीच कंपलसरी उसको क्या देना है, एजुकेशन दिलवानी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन से सेक्शन के अंदर है। ये आपका जो अमेंडमेंट है फंडामेंटल राइट्स का, वो कंपलसरी एजुकेशन का, वो है 11 नंबर। तो इसमें से देखते हैं कि कौन सा सेक्शन के अंदर ही आता है। तो ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 86, जो कि 2002 के अंदर ऐड हुआ है अमेंडमेंट में। तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A मेकिंग एजुकेशन एंड या फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चे के बीच में जो भी गर्ल्स एंड बॉयज आती है उसको एजुकेशन कंपलसरी मिलना चाहिए। ये आर्टिकल 21A में लिखा हुआ है अमेंडमेंट 86 के अंदर, और 2002 में ये ऐड हुआ था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ लाइफ स्केच ऑफ महादेव देसाई, अग्निकुंड में उगा हुआ गुलाब। अग्निकुंड में उगा हुआ गुलाब, ये किसकी रचना है? ये स्केच ऑफ महादेव देसाई है। ये है किसने लिखी? ये है लिखी है नारायण देसाई। नारायण देसाई कौन थे? नारायण देसाई थे महादेव देसाई के सन, और ये इनकी क्या थी? द बायोग्राफी ऑफ महादेव देसाई। बायोग्राफी थी महादेव देसाई की, जो उनके सन नारायण देसाई ने लिखी थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द ऑथर ऑफ स्टांजा हेरिनो माराग चे सुरानो। हरिनो मार्ग छे सुरानो, यानी कि ये जो स्टैंडा लिखा था इसके ऑथर कौन थे? तो बात कर ली जाए, इसके ऑप्शन है कवि प्रीतम दास, मणिशंकर, रतनजी भट्टा, दामोदर कुशाल बोटादकर, या फिर नरसिंह मेहता। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह मेहता। दिस डिवोशनल स्टैंडा वाज रिटन बाय गुजराती सेंट पोएट नरसिंह मेहता, यानी कि जो नरसिंह मेहता थे उनके द्वारा ये स्टैंडा लिखा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन ऑफ यूनियन ऑफ इंडियन इज मेंशन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूनियन ऑफ इंडिया का जो फंक्शन है वो किस पार्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि जो हमारा संविधान है उसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके कौन से पार्ट के अंदर है? तो ये जो है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, फोर्थ पार्ट के अंदर इसको रखा गया है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच इंडियन स्पोर्ट्समैन वॉन ब्रॉन्ज इन 51 kg कैटेगरी इन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इस इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 51 किलो कैटेगरी के अंदर, कहीं में, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो वो जीता था आपका, कौन कौन से ऑप्शन है? सुखदेव, निशान दवे, हशमुद्दीन, या फिर दीपक भूरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हसमुद्दीन। हसमुद्दीन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 51 कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ओके, ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, टू एनकरेज इंडियन पीपल फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट विच इंग्लिश न्यूज़पेपर हैड बीन। इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे कौन सा कौन सा एनकरेज करता था, कौन सा समाचार था जो किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में सबसे पहले जो गांधी जी ने न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, न्यूज़पेपर चलाया था, वो कौन सा था? उसका नाम क्या था? तो उसका जो नाम था वो था यंग इंडिया। यंग इंडिया वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी जी, प्रमोट इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो गांधी जी थे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने क्या किया था? इंडिया
इंडिपेंडेंस को प्रमोट किया था, उसके मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए ये न्यूज़पेपर चलाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच एज हिमालयन माउंटेन रेंज फॉर्म, कौन सी एज यानी कि कौन से काल के अंदर हिमालयन माउंटेन रेंज बनी? ऑप्शन इसमें अलग अलग है, सतयुग, अर्चियन, जुरासिक एज या फिर टर्टियरी एज। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टर्टियरी एज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्टार्स ऑफ स्काई साइन बिकॉज ऑफ विच इफेक्ट ऑफ साइंस, जो आसमान में जो तारे हैं, स्टार्स हैं, वे किस वजह से, कौन सी इफेक्ट की वजह से, साइंस के इफेक्ट की वजह से चमकते हैं? ठीक है भाई, कौन सा है, कौन से साइंस के इफेक्ट की वजह से चमकते हैं? ऑप्शन यहाँ पे है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर डिवीजन ऑफ लाइट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज बिकॉज बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो चमकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन इन इंडिया? कौन सी इंडस्ट्री है जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, इन इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है, यानी कि कितना भाग उसका है? तो जो आंसर होगा, इसको बोल सकते हैं शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्शन है उसमें कितना पार्ट है। तो कितना पार्ट है भाई? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, 29%। इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 29% टू इंडियाज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज है उनका कितना परसेंट, कितना शेयर है जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में, तो वो है 29%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इंक्लूडेड? कौन सा ऐसा फंडामेंटल ड्यूटीज है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट के अंदर वो ऐड है? तो इसमें ऑप्शन है पार्ट 3A, पार्ट 5A, पार्ट 4A या पार्ट 6A। तो भाई वो है आपका पार्ट 4A। उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट, 42 यानी कि 42वें अमेंडमेंट के अंदर उसको ऐड किया गया था। पहले 4 था, फिर उसको क्या बना गया, 4A। तो जो उसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। हु आर द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न? भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला? तो भाई वो जो अवार्ड हुआ वो किसको हुआ? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, तो इनमें से सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑप्शन नंबर बी पे है, उनको फर्स्ट टाइम 1954 में अवार्ड किया गया भारत रत्न। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इंटरेक्टिव बोर्ड इज यूज्ड? कौन से प्रोग्राम के अंदर इंटरेक्टिव बोर्ड यूज किया जाता है या यूज किया जा रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रज्ञा अभियान, बाल प्रोजेक्ट, वर्चुअल क्लासरूम या फिर ज्ञान कुंज प्रोडक्ट। तो जो इसका सही आंसर है भाई, ज्ञान कुंज प्रोडक्ट के अंदर इंटरेक्टिव बोर्ड यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यूनिक आईडी इज हाउ मैनी डिजिट इज गिवन टू द स्टूडेंट ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल? आपकी यूआईडी होगी जिसको यूनिक आईडी बोलते हैं, वो कितने डिजिट्स की होती है? आपको पता होगा, सभी की होगी, है ABC आईडी भी जिसको बोलते हैं। तो वो कितने की होती है? 16, ऑप्शन नंबर बी, 16 डिजिट्स की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एजुकेशन कौन सी लिस्ट के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस लिस्ट के अंदर आता है? ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जॉइंट लिस्ट या डिस्ट्रिक्ट लिस्ट। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो भाई ये आता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉइंट लिस्ट, जॉइंट लिस्ट के अंदर ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच
ऑर्गन देयर इज अ इंसुलिन प्रोडक्शन? किस ऑर्गन के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें कौन कौन सा है? स्टोमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन या ब्रेन? तो जो इसका सही आंसर है वो कहीं के अंदर, ये पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होती है, बीटा सेल्स पैनक्रियाज के अंदर, उसके अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच कंट्री वाज द हॉकी वर्ल्ड कप मेंस 2023 ऑर्गेनाइज? भाई ये तो आपको पता होना चाहिए। इंडिया के अंदर इसको कहाँ पे हुआ था? इंडिया में हुआ था, है 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिनरल ऑयल प्यूरिफिकेशन प्लांट? ये भी आपका इंडिया में है भाई, सबसे बड़ा मिनरल ऑयल प्यूरिफिकेशन प्लांट है। ये कहाँ पे है आपका? जामनगर, अंकलेश्वर, डिगबोई या फिर देहरादून? कहाँ पे है आपका? जामनगर के अंदर। ये जामनगर के अंदर सबसे बड़ा क्या है? मिनरल ऑयल प्यूरिफिकेशन प्लांट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 18, हाउ मेनी लीव्स इंक्लूड हॉलीडेज हैव बीन डिसाइडेड फॉर गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स फॉर द ईयर 2023-24 बाई गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड? तो ये किस मतलब कितनी लीव्स नंबर्स में पूछा? 79, 80, 81 या 82? तो जो इसका सही आंसर होगा, गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने डिक्लेयर की थी कितनी? 80 लीव्स, टोटल 80 लीव्स डिक्लेयर की थी, इंक्लूड हॉलीडे को मिला के 2023 और 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन ऑथराइज्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ मिनिमम कॉमर्शियल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलोड बाय स्टेट एंड सेंट्रल स्कूल? तो इसमें कौन सा क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो चेक करता है ये इंस्टीट्यूशन को? मिनिमम कमर्शियल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो इसमें कई सारे दिए हुए हैं, प्रकाश, स्वयं, दीक्षा, ट्रिपल एस ए। पहले तो इनकी फुल फॉर्म जान लेते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है और इनके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसकी जो फुल फॉर्म हुई वो क्या हुई? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और ये कब बना था? ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर एनसीईआरटी इन फरवरी 2023 पर एनईपी 2020, यानी कि ये एनसीईआरटी ने 2023 में बनाया था। ओके, नेक्स्ट है स्वयं। स्वयं आपको पता होगा कि ये एक क्या है? एक एक्टिव लर्निंग है, एक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नेक्स्ट है दीक्षा। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग। ये क्या है? इट इज़ अ नेशनल लेवल ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा भाई। ठीक है, और इसके तहत क्या किया जाता है? क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है ई लर्निंग रिसोर्सेज फॉर टीचर्स, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। ये एक ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज हमें देता है ऑनलाइन। नेक्स्ट क्या है? ट्रिपल एस एस ए, मतलब SSSA। इसकी फुल फॉर्म आप अपना देखी होगी कि क्या है ये। तो इसमें से कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा है जो हमारा क्या करता है? असेसमेंट देता है, यानी कि मॉनिटर करता है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताइए? आपको भी पता होना चाहिए भाई, है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, SSSA, ट्रिपल SA, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। ये मॉनिटर करता है क्वालिटी स्टैंडर्ड अंडर NEP 2020, यानी कि क्वालिटी का स्टैंडर्ड चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन की तरफ। अप टू विच क्लास एजुकेशन इज एक्सपेक्टेड इन मदर टंग इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक क्या निकाला है? एक चीज़ ऐड की है कि बच्चा अपनी मदर टंग में या मदर टंग लैंग्वेज में पढ़ सकता है, जो उसकी
लोकल लैंग्वेज है उसमें पढ़ सकता है। कौन सी क्लास तक पढ़ सकता है? ऑप्शन है यहाँ पे क्लास 6, क्लास 8, क्लास 10 या क्लास 5। तो इसका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा क्लास 5। क्लास 5 तक बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकता है। ये एनईपी ने रिकमेंड किया था मदर टंग में कम से कम वो क्लास 5 तक अपनी मदर टंग में पढ़ सकता है। जैसे किसी की लोकल लैंग्वेज यानी कि मदर टंग हुई गुजराती, किसी की मराठी, तो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पढ़ सकता है। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द सिलेबस इज चेंज बिकॉज ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री देन दिस इज कंसिडर्ड एज इफेक्ट ऑफ विच फैक्टर ऑन एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। यानी कि किसी का सिलेबस चेंज होता है कहीं के बिजनेस और इंडस्ट्री की वजह से, तो वो क्या होगा इसका, किस फैक्टर पे, यानी कि विच फैक्टर्स ऑन एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव पे वो क्या इफेक्ट करेगा, कौन से फैक्टर पे। तो इसमें कौन कौन से हैं? कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर या एथिकल फैक्टर। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट करेगा वो करेगा आपका इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे। चेंज इन्फ्लुएंस बाय बिजनेस एंड इंडस्ट्री रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग एजुकेशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, विदाउट थिंकिंग ऑन व्हाट ए पर्सन इज डूइंग व्हाट ही शुड डू, दिस थॉट इज कनेक्टेड विद विच गोल ऑफ एजुकेशन। ये जो थॉट है ऊपर वाला, ये कौन से एजुकेशन के गोल से कनेक्ट है? तो वो कौन से गोल से कनेक्ट है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। एथिकल गोल्स, गोल्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज, गोल ऑफ कंप्लीट लाइफ, गोल ऑफ गुड यूज ऑफ फ्री टाइम। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा एथिकल गोल्स। इट रेफर टू मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट गोल ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, सिलेबस, इंस्टीट्यूशंस एंड टाइम लिमिट, इफ ऑल ऑफ दीज आर डिसाइडेड देन दिस इज कंसिडर्ड एज विच फॉर्म ऑफ एजुकेशन। तो ऑप्शन है इनफॉर्मल, फॉर्मल, इलीगल या जॉइंट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन हैज स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव, सिलेबस एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, सिलेबस भी आता है और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी आता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। विच प्रोग्राम डज नॉट डायरेक्टली अप्लाई टू इनफॉर्मल लर्निंग। कौन से प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते इनफॉर्मल लर्निंग में। तो नीचे प्रोग्राम्स दिए गए हैं। ऑप्शन है नॉलेज ऑफ अल्फ़ाबेट्स, बी एग्जामिनेशन, सी एजुकेशन ऑफ बिजनेस या फिर सी डी एडिक्शन। तो ऑप्शन देख लेते हैं इनका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, एग्जामिनेशन। इनफॉर्मल लर्निंग पे डायरेक्ट अप्लाई करता है एग्जामिनेशन। तो लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज इज नॉट इंक्लूडेड इन 3 इशू ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन है स्टार्टिंग, रिजल्ट, प्रोसेस या एवोल्यूशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लर्निंग प्रोसेस इंक्लूड स्टार्टिंग, प्रोसेस, रिजल्ट, एवोल्यूशन इज सेपरेट। तो जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी, एवोल्यूशन। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी कराइए, और ताकि हम एक्टिव लर्निंग में रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।